हम्म, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गवर्नर जनरल के बारे में। हम पहले बात कर चुका, वॉइस रॉय के बारे में बात करेंगे 1857 के बाद। लेकिन वॉइस रॉय के बारे में बात करने से पहले एक बार गवर्नर जनरल दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। जिसने मेरी गवर्नर जनरल वाली वीडियो नहीं देखी, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर है। आइए जरा देखते हैं। दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूँ, मेन मेन चीजें दोबारा से याद हो जाएगी हमें, और वापस से हम वॉइस रॉय पे आएंगे। तो देखो फर्स्ट थिंग, अब वॉइस रॉय जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें आपको नहीं पता होगी, ठीक है, क्योंकि कई सारी चीज ऐसी है जो हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी, बट हाँ हेडिंग हेडिंग भी काफी है। और अभी भी हमारा एक लेक्चर बाकी है, तो वो खत्म हो जाएगा, जो 1939 से लेकर 1947 तक का है। क्रिस मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, तो वो भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है। तो हो सकता है कि थोड़ी चीज आपको नहीं समझ में आए, बट वो पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगी। तो सिर्फ आप मेन मेन पॉइंट याद रखिए। तो वॉरेन हास्टिंग के बारे में क्या पॉइंट था, ये रिकॉल करा रहा हूँ, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आप चाहें, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चाहे 10-15 मिनट आगे स्किप कर दो, अगर आपको गवर्नर जनरल वाली पीडीएफ अच्छे से याद है तो। तो वॉरेन हास्टिंग के बारे में क्या था, ड्यूरेशन तो पता ही, 82 72 से 85, ये तो सब मैंने बहुत अच्छे से याद कराया था आपको। ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, इससे पहले गवर्नर हुआ करते थे। गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया उन्होंने, किससे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर उसके बाद इन्होंने ऑक्शन सिस्टम चालू किया, पंचशाला बंदोबस्त, याद है वो वाला। देर आफ्टर पहला सुप्रीम कोर्ट खोला कोलकाता के अंदर, जिसमें इंग्लिश लॉ के ऊपर बेस था पूरा। रोहिल्ला वॉर के बारे में पता ही है, जिसमें जो अनेक्सेशन रोहिलखंड वाली नवाब ऑफ अवध ब्रिटिश हेल्प की मदद से, ये मैंने आपको पूरा बता रखा है, पूरी वॉर से पूरे पढ़ा रखा है इसके ऊपर। तो फिर एक्ट ऑफ 1781 आता है, जिससे क्या करता है, क्लियरली गवर्नर जनरल और काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो पंगा चला था, वो बिल्कुल ही उनके जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर देते हैं एक्ट ऑफ 1781 में। कलकत्ता मदरसा ओपन होता है इसी के टाइम पे 1781 के अंदर। पहली मराठा वॉर हो गई, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हो गई, ये भी इसी ड्यूरेशन में होती है। मराठा वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सलबई, और भी बहुत सारी ट्रीटी थी उसके अंदर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान से साइन होती है। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं, बट हाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद दिला रहा हूँ। प्लस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड होती है सर जॉन विलियम्स वगैरह के साथ मिलकर, ठीक है। इसके अंदर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पास होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज रिड्यूस्ड टू 3 फ्रॉम 4, मैंने बताया था 4 से 3 कर दिया गया था। साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज आल्सो सेट अप इन इंग्लैंड, ये बात भी हो चुकी है। दे आफ्टर मनुस्क्रिप्ट में का ट्रांसलेशन हो जाता है, गीता तो वो तो मैंने आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर सारे पॉइंट बता रखे थे कि किस किसने किसको कन्वर्ट किया था, ये उसी से जुड़ा। देन ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अबॉलिश कर दिया था। दीवानी और फौजदारी अदालत स्टार्ट की जाती है, इसके साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल के सदर दीवानी और निजामत अदालत भी स्टार्ट होता है। इसके अलावा हास्टिंग टुक अवे द जुडिशियल पावर ऑफ जमींदार एंड मेड मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड कंपलसरी। ये भी सारे पॉइंट हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, बट ये थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा। बताइए, जो मैंने पॉइंट बताए, तो सुन के ऐसा लगा है कि आपको कि बहुत कोई नई चीज पढ़ रहे हो या पुरानी चीज रिवाइज हो रही है। अब नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस 86 से 93, क्या कहते कॉर्नवालिस ने, सर परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस लेके आया था। कॉर्नवालिस ने क्या लेके आया था, कॉर्नवालिस कोड लेके आया था। कॉर्नवालिस ने क्या सिविल सर्विस स्टार्ट की थी, पुलिस के अंदर रिफॉर्म किए थे, ये सारे पॉइंट थे। आइए जरा देते हैं। तो कॉर्नवालिस के टाइम एक थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है। साथ में परमानेंट सेटलमेंट को ये लेके आया, कहाँ पर, बंगाल और बिहार में, पूरे इंडिया में नहीं। ये देखिए परमानेंट सेटलमेंट, ये वहां हमने नहीं पढ़ा था पॉइंट, बंगाल और बिहार के अंदर, पूरे इंडिया में अगले गवर्नर जनरल के टाइम में आएगा। साथ में कॉर्नवालिस कोड हो जाएगा 1793। देयर आफ्टर जो सिविल सर्विसेज है उसका इंट्रोडक्शन यही करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज की एक सेपरेट पोस्ट क्रिएट करेगा, मैंने बताया इंडिया को कितने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था, पूरा बताया था आपको, अच्छा समझा था। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं इसी को, कॉर्नवालिस को। साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका पूरा यूरोपनाइजेशन कर देते हैं, इंडियंस को पूरा आउट कर देते हैं, क्योंकि कोशिश इसकी यही थी कॉर्नवालिस की। और पुलिस रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करता है। तो ये कॉर्नवालिस के बारे में थोड़े छोटे मोटे पॉइंट है। जॉन सोरे के बारे में क्या है, एक तो वही कि जो परमानेंट सेटलमेंट है उसको पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के पीछे, मतलब इंट्रोड्यूस तो कॉर्नवालिस ने किया था, पूरे इंडिया तक फैलाने के पीछे जॉन सोरे था। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हमने वहां नहीं पढ़ा था, ये वाला पॉइंट। देयर आफ्टर फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 इसी के टाइम पे आया था। बैटल ऑफ खरदा हुई थी, जिसमें भाई साहब ने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन यूज की, इसलिए इसको फादर ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन भी बोलते हैं। लॉर्ड विलेस्ली ने क्या किया था, सब्सिडी अलायंस, पहला स्टेट कौन सा जिसने साइन किया था, हैदराबाद, मसूर के साथ भी किया। बाद में मद्रास को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये कि मद्रास को प्रेसिडेंसी बनाने के इसी लॉर्ड विलेस्ली का हाथ है, मद्रास को प्रेसिडेंसी बनाने की, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने शायद वहां बात नहीं की थी। फोर्ट एंग्लो मसूर वॉर होगी। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में बनेगा, क्यों बनेगा, अच्छा उसके प्रिंसिपल कौन होंगे, जॉन गिलक्रिस्ट। लेकिन इसका काम क्या है कि जो सिविल सर्वेंट है उसको उर्दू और हिंदी सिखाना, साथ में मतलब उर्दू और हिंदी के अंदर ही टीचिंग देनी है, बाकी जो भी टीचिंग देनी है। फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होगी। देर आफ्टर जॉर्ज बार्लो आ गया इस पे, में आपको पता है बार्लो की क्या होगा, वेलोर म्यूटिनी होगी, और लॉर्ड मिंटो के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसी के टाइम पे आएगा, जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर जाएगी, उनको सिर्फ टी और चाइना के साथ ट्रेड में ही मोनोपोली बचेगी बस। फिर लॉर्ड हास्टिंग आएगा। एंग्लो नेपाल वॉर होगी, आपको बताइए, उसमें कौन था, गुरखा लीडर अमर सिंह, ये पॉइंट वहां नहीं था, ध्यान रखना। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सगुली साइन होगी। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगी, बॉम्बे को प्रेसिडेंसी बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रायतवाड़ी सेटलमेंट भी इसी के टाइम पर, पिंडारी को भी सप्रेस कर देंगे यहाँ पे।
लॉर्ड अमरेस्ट के बारे में क्या था कि पहला वर्मा वॉर यहाँ पे होगी, उसके बाद में मलय पेंसुला भरतपुर का एनेक्सेशन होगा। एक और चीज है जहाँ पे लिखा नहीं है, वो है बैरकपुर रिवोल्ट। आपको देखो बैरकपुर जो रिवोल्ट हुआ था, बैरकपुर रिवोल्ट, ये इसी के ड्यूरेशन में होता, ठीक है। देयर आफ्टर लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो बेंटिक के टाइम पे क्या होगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा। एक खासियत है बेंटिक के बारे में, एक चीज तो ये थी। दूसरा, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में बोलते, इसी को नाम जाना जाता था क्योंकि इसने मैकॉले की कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिकमेंड किया, और पूरा मैंने पिक्चर बता रखा है कि किस तरह से ओरिएंटलिस्ट और एंगलिस्टिक जो है उनके बीच में पंगा चला। फाइनली जो एंगलिस्टिक है वो जीत गए, क्योंकि ये विलियम बेंटिक भी एंगलिस्टिक था, और इसने जो अपॉइंट किया मैकॉले वो खुद भी एंगलिस्टिक था। ओरिएंटलिस्ट आगे थे। साथ में एंटी सती रेजोल्यूशन हो गया, राजा ऑफ मैसूर, मैसूर का एनेक्सेशन इसने कर लिया था। चार्टर ऑफ 1833 इसी के टाइम पे आता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की टी और चाइना के साथ जो ट्रेड में मोनोपोली वो खत्म कर दी जाती है। देर आफ्टर लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चांस इसी के टाइम पे मिलता है, मैकॉले बनता है जो, है ना। फिर आगरा की प्रोविंस ये इसी के टाइम पे स्टेबलाइज होती है। कुरुक का एनेक्सेशन हो गया, ये सेंट्रल कचहरी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसका एनेक्सेशन इसी के टाइम पे होगा। कॉर्नवालिस ने जो प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट सेटअप किए थे वो ये अबॉलिश कर देगा। पहला मेडिकल कॉलेज इसी के टाइम पे स्टेबलाइज होगा 1835 में कलकत्ता के अंदर। बस। लॉर्ड मेटक्लिफ के बारे में क्या है, वही लिबर्टर ऑफ द प्रेस बोलते हैं इसको इंडिया के अंदर, इसके बारे में अभी मैंने प्रेस के अंदर बताया था आपको इससे पहले वीडियो में। देयर आफ्टर लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड फॉली, फर्स्ट अफगान वॉर, और रणजीत सिंह की डेथ हो जाएगी। लॉर्ड एलनबर्ग के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं थी, इसके बारे में क्या पॉइंट है, वही कि जो अफगानिस्तान के अंदर ब्रिटिश फोर्स उनको वापस बोला रिट्रीट कर दो, दोस्त मोहम्मद को छोड़ देता है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट देख लो यहाँ पे कि सिंध का जो अनेक्सेशन चार्ल्स नेपियर ने किया था वो इसी के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड एलनबर्ग के टाइम पे। और ये चार्ल्स नेपियर को ही सिंध का पहला गवर्नर अपॉइंट कर देता है ये लॉर्ड एलनबर्ग, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। स्लेवरी को अबॉलिश कर देता है। साथ में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है यहाँ पे मुझे कि ग्वालियर के साथ वॉर जो है इसी के टाइम पे होती है, मतलब वॉर करता है अलग से, और सिंधिया को एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स करता है। तो दो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए यहाँ पे लॉर्ड एलनबर्ग के अंदर। लॉर्ड हार्डिंग के अंदर क्या है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इसी के टाइम पे हुई थी। इसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस को इसने कोशिश करी रोकने के लिए, सोशल रिफॉर्म वगैरह करने की, जो कहाँ प्रेवलेंट था, गोंड ट्राइब्स के अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर। इसके अलावा इसने एक और चीज थी कि जिसको भी इंग्लिश आती है उसको एम्प्लॉयमेंट के अंदर ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो बहुत सारे पॉइंट थे। सेकंड एंग्लो सिख वॉर होगी, पंजाब का एनेक्सेशन होगा, सेकंड बर्मीज वॉर होगी, और जो लोअर पेगु है उसका बनमा का एनेक्सेशन हो जाएगा। देयर आफ्टर टाइटल्स एंड पेंशंस को एबॉलिश कर देगा, ये ध्यान रखना पॉइंट, शायद एडिशनल पॉइंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट साइन होगा, मतलब ये इंट्रोड्यूस करेगा, उसको सबसे पहले सतारा को नेक्स्ट करेगा, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, देन उदयपुर। याद रखिए सबसे पहली स्टेट जो इसे नेक्स्ट करेगी वो सतारा। अवध का कनेक्शन भी होगा लेकिन मिस गवर्नेंस के नाम पे। वुड एजुकेशनल डिस्पैच इसी के टाइम पे आएगा, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बोला जाएगा। उसमें यही बोलेंगे कि प्राइमरी तक की वर्नाकुलर दो, उसके बाद एंग्लो वर्नाकुलर मिक्स करो, फाइनली एंग्लो जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन देने का प्रोविजन था। रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम इसी के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया। पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछी, बॉम्बे और थाने के बीच में। पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ बिछी, आगरा और कलकत्ता के बीच में। thereafter पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट 1854 ये इंट्रोड्यूस करता है। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पीसीटी के टाइम पे इंट्रोड्यूस होते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर जो उसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। सेंट्रल अपराइजिंग जो हम पढ़ चुके हैं, ये किसने की थी, संधू और कानून है, सेकंड वाला, लास्ट जो सेकंड वाला था, तो वो इसी के टाइम पे होती है। और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हर प्रोविंस के अंदर सेटअप होंगे, ये भी ये इस कोशिश करता है बनाने की। लॉर्ड कैनिंग जो लास्ट गवर्नर जनरल है, इसके टाइम पर रिवॉल्ट हुआ था। साथ में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज, ये यूनिवर्सिटी क्यों आई, क्योंकि ये वुड डिस्पैच के अंदर मेंशन किया गया था कि आप इन तीन जगह यूनिवर्सिटी बनाओ, तो यूनिवर्सिटी बन जाती है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर। इसी के साथ गवर्नर जनरल खत्म होता है, ये हम वहां तक पढ़ लेते। अब जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे वॉइस रॉय, तो अभी थोड़ा मैं तसल्ली से बताऊंगा। तो सबसे पहला वॉइस रॉय कौन होगा, वही जो लास्ट गवर्नर जनरल, उसी को वॉइस रॉय बना देते हैं। तो फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। क्या चीज हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आता है, जिसके अंदर ये बोल दिया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म है, अब जो भी क्राउन खुद आ जाएगा। तो एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। साथ में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन होता है, किस डेट पे, 1 नवंबर 1850। उसमें बहुत सारी बातें बोलती है क्वीन विक्टोरिया, तो ये हम पहले बात कर चुके हैं, फिर भी देख लो। कोई फर्दर एनेक्सेशन नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मतलब ये क्वीन विक्टोरिया बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नो फोर्सफुल कन्वर्जन होगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। अपॉइंटमेंट इन द पब्लिक सर्विसेज वुड बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड क्वालिफिकेशन। इंडियन ट्रेडिशन टू बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट while framing the law. Full protection to the ownership of properties and succession. Peasant to have their right on land as long as they paid the revenue. जब तक पैसा देते रहोगे तब तक आपको आपके लैंड के ऊपर राइट मिलेगा। तो ये कुछ कुछ मतलब कुछ ले ली, और भी बहुत सारा था वो आपने, मैंने बता रखा पहले आपको। साथ में लॉर्ड कैनिंग, अभी तक का आपको मुझे पता पूरा याद होगा, ध्यान से दो, यहाँ आपको याद नहीं रहेंगी चीजें। तो ये जब आज मेरी क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद एक काम जरूर करना कि एक पेपर पे पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से इनके नाम लिखना, इनकी डेट लिखना कि किस डेट से, क्योंकि अगर आप डेट ढंग से लिख ली आपने, ये डेट आपने याद कर ली, थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, ठीक है। अगर ये डेट आपने याद कर ली तो जो इवेंट होने वाले हैं
मॉडर्न इंडिया में वो इवेंट के टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल था, जैसे याद करो एक क्वेश्चन आया था कि कोई एक एक्ट था उस समय कौन सा गवर्नर चैम्स चैम्स कौन सा क्वेश्चन का बताया, चैम्सफोर्ड वाला जो आया था, वो क्वेश्चन इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें डरने की जरूरत नहीं अगर ये थोड़ा इवेंट याद है। तो इंडियन पिनल कोड है, इसी के टाइम पे पास होता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो सीआरपीसी इसी के टाइम पे पास होता है 1859 के अंदर। उसके अलावा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी 1861 में इसी के टाइम पे पास होता है। हाई कोर्ट ओपन हो जाते हैं 1865 के अंदर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, काफी सारे एक्ट हैं जो इसने पास करे, इनके बारे में ज्यादा हमने डिटेल पढ़ी नहीं क्योंकि उतनी जरूरत थी नहीं अभी, बट फिर भी याद करो मेन मेन। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये दोनों सेम ईयर में आए थे, हाई कोर्ट एक्ट और काउंसिल एक्ट दोनों। उसके अलावा हाई कोर्ट जब एक्ट आता है तो हाई कोर्ट बनाने के प्रोविजन होंगे, हाई कोर्ट बनते भी हैं और 1865 के अंदर ओपन हो जाते हैं। देयर आफ्टर हाई कोर्ट कहाँ पे, प्रोविंस के अंदर, डिफरेंट प्रोविंस के अंदर। इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी ये भी दोनों इसी के टाइम में पास होता है। तो ये कुछ 4 से 5 पॉइंट है। मैं आगे बढ़ने से पहले वही तरीका मेरा रहेगा, आप जो भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं इसको प्लीज 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, इनको यही याद कर लो जो पॉइंट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि नई चीज है। पॉइंट ध्यान रखना कि इंडियन पिनल कोड 1860 में फोर्स में आ गया था, ठीक है, वेयर एज जो सीआरपीसी है वो 1861 में फोर्स में आया था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अगर बात करें तो इंडियन आईपीसी जो पहले है, सीआरपीसी बाद में, ये पॉइंट ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, लॉर्ड इल्गिन। तो इसके बारे में क्या है कि भैया इन्होंने वहाबी जो मूवमेंट था उनको सप्रेस करा, साथ में इनकी डेथ जो है वो प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, उसकी वजह से जो चार्ल्स नेपियर है वही सिंध के फर्स्ट गवर्नर, और डेनिसन, ये कुछ टाइम के लिए एज अ वॉइस रॉय की तरह एक्टिव वॉइस रॉय की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका ड्यूरेशन 62 63 है, बट 64 तक ये दोनों, जब तक जॉन लॉरेंस आते नहीं तब तक ये वॉइस रॉय की कुर्सी संभालते हैं। तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे से पॉइंट है, कुछ ज्यादा है नहीं। आइए नेक्स्ट, अब आता है सर जॉन लॉरेंस। तो इनके बारे में क्या है कि एंग्लो भूटान की वॉर होती है, जिसके बारे में हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उतना भी काम का आया नहीं, बाद में कभी मौका मिलेगा तो दोबारा इसकी बात करूंगा अच्छे से। जब मैंने बताया ना अभी तुमने जल्दी में जैसे खत्म कर दिया, पर बाद में जब दोबारा अच्छे से मिलेगा तो उसको और डिटेल में देखेंगे दोबारा, अगर कभी मौका मिला तो। एक बार के लिए सिलेबस हो गया। तो एंग्लो भूटान वॉर, जॉन लॉरेंस। अच्छा, हाई कोर्ट जो है, जो आपको देखा ना हाई कोर्ट यहाँ पे आया कि हाई कोर्ट, इसने इस एक्ट में लिख तो दिया था कि हाई कोर्ट बनेंगे, बट हाई कोर्ट ओपन 1865 में कहाँ हुए, 1865 का ड्यूरेशन जॉन लॉरेंस का है। तो इसके टाइम पे हाई कोर्ट ओपन हुए कहाँ हुए, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, 3 जगह पे। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, अभी सुप्रीम कोर्ट अभी कलकत्ता के अंदर है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, उसके अलावा 3 जगह हाई कोर्ट आ गए, कलकत्ता के अंदर भी हाई कोर्ट है, बॉम्बे में भी और मद्रास में भी है। साथ में एक टेलीग्राफ कम्युनिकेशन होता है यूरोप के साथ, वो ओपन हो जाता है, वो टेलीग्राफ लाइन यूरोप तक पहुंच जाएगी, टेलीग्राफ लाइन। साथ में पंजाब टीनेंसी एक्ट पास हुआ था, जिसमें जो पंजाब के किसान जो पीजेंट्स हैं उनको बोल देते कि आप यहाँ पे रेंट नहीं, मतलब थोड़ा सा उनको ओनरशिप दे दी जाती है। नेक्स्ट, फोर्थ हाई कोर्ट वाज सेटअप इन द यूनाइटेड, मतलब यूपी के अंदर, आगरा के अंदर 1866 में हुआ था, बाद में उसको इलाहाबाद अभी फिलहाल आप जाओगे तो यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पे, इलाहाबाद में, वो 1866 में स्टेबलाइज हुआ था, समझ लो। तो इस ड्यूरेशन में तो बाद में उसको इलाहाबाद शिफ्ट कर, मतलब 86 में आगरा में होता, बाद में इलाहाबाद, और अभी भी इलाहाबाद के अंदर ही हाई कोर्ट है। तो वही अंग्रेजों को टाइम का हाई कोर्ट चला रहा है अभी तक। साथ में ये भाई साहब जो है जॉन लॉरेंस कौन सी पॉलिसी फॉलो करता है, पॉलिसी ऑफ वही वही पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ये किसकी तरह की पॉलिसी फॉलो, ये पॉलिसी पहले भी किसी ने फॉलो की थी, पॉलिसी ऑफ नॉन, जॉन सोरे, ठीक है। तो जॉन सोरे की तरह ये भाई साहब भी जॉन है, तो नाम से क्या जा रहा है, वो भी जॉन ये भी जॉन, तो जॉन जॉन एक जैसे मिल गए। तो ये भी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन फॉलो करता है इन द मैटर ऑफ अफगानिस्तान, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलिसी केम टू बी नोन, जो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी, इसको जाना जाता है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है। तो जो इनएक्टिविटी वाली पॉलिसी इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। तो इस तरह से ये दोनों के बारे में 3 से 4 पॉइंट है, मैं चाहूंगा वीडियो रोक के इनको आप यहीं याद करके आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड मायो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इन दोनों को पढ़ लेते हैं, फिर इनके बाद हम इसी को रोक देंगे वीडियो पे। तो लॉर्ड मायो के बारे में क्या है कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है इंडिया में वो स्टार्ट हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि पहले सारी पावर किसी पास होगी, गवर्नर जनरल के पास या वॉइसरॉय के पास, अब वो धीरे धीरे प्रोविंसेस की जो है गवर्नर्स जो है अपॉइंटेड जो गवर्नर है उनको थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल पावर देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आ सकता है कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किस वॉइसरॉय के टाइम पे होता है, लॉर्ड मायो। और आपको मायो के नाम से पता चला, जो अजमेर के होंगे पता होगा कि मायो कॉलेज है अजमेर के अंदर, वो इन्होंने स्टेबलाइज किया था। 2 कॉलेज स्टेबलाइज किए एक्चुअली, मायो कॉलेज अजमेर के अंदर और एक था राजकोट कॉलेज काठियावाड़ के अंदर। ये दोनों किसके लिए थे, इंडियन प्रिंसेस थे, जो राजकुमार थे, है ना, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको सिखाने के लिए इंग्लिश एजुकेशन वगैरह पूरा। साथ के अंदर एक और चीज है इनके बारे में कि स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको ऑर्गेनाइज ये करते हैं भाई साहब, पहला सेंसेक्स जो है 1872 के अंदर कंडक्ट करते हैं। देयर आफ्टर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स जो है ये भी यही स्टेबलाइज करते हैं, एग्रीकल्चर कॉमर्स से जुड़े हुए मायो भाई साहब। स्टेट रेलवे जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टेट रेलवे प्रोविंस के अकॉर्डिंगली। साथ में ये अकेले ऐसे वॉइस हैं जिनको ऑफिस के टाइम पे मर्डर कर दिया गया था, मार दिया गया था इनको, लॉर्ड मायो को।
तो ये 3 से 4 पॉइंट यहाँ है। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो यहाँ क्या है कि इस ड्यूरेशन में 70 to 76, 72 के अंदर कुका रेबेलियन होता है पंजाब में, पता है राम सिंह के अंडर में। बिहार में फेमिन आ जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स इसी टाइम पे आते हैं, ठीक है। लेटर एडवर्ड सेवन जो उसका नाम से वो इंडिया विजिट करते हैं। साथ में अफगानिस्तान के जो क्वेश्चन को है ही री रिजाइन ओवर दी अफगानिस्तान क्वेश्चन। तो अफगानिस्तान का जो मैटर चल रहा था उसके ऊपर, इसके बारे में मैंने बोला ये अभी डिटेल नहीं, अभी से ऊपर ऊपर से। ये डिटेल जब हम दोबारा मौका मिलेगा पढ़ने का, तब अगर मौका मिला दोबारा पढ़ने का, तब मैं इन डिटेल बताता हूँ। पूरी डिटेल है इन किताबों के अंदर हर एक पॉइंट के बारे में। तो अफगानिस्तान के क्वेश्चन पे इन भाई साहब ने रिजाइन कर दिया। तो दो लगातार नई चीज आ गई, एक तो लॉर्ड मायो को मार दिया गया ऑफिस में, और ये भाई साहब लॉर्ड नॉर्थब्रुक इसमें रिजाइन कर दिया। और ट्रायल ऑफ द गायकवाड़ ऑफ द ब्रदर उसी टाइम पे होती है। जो बड़ौदा के जो गायकवाड़ है उनके जो कोर्ट में ट्रायल है वो इसी टाइम पे चलती है। तो ये 3 से 4 छोटे छोटे से पॉइंट है, देख लो, याद कर लो, ये वीडियो रोक के। अब बात करेंगे दो, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ध्यान रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। लॉर्ड रिपन के बारे में तो मेन यही था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये आर्म्स एक्ट जो था, जिसमें हथियार रखने के ऊपर ये बोला कि इंडियंस हथियार नहीं रख सकते। वो जो दो कंट्रोवर्शियल एक्ट थे वो इसी के टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, रिपन से कहते हैं फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। अच्छा, फैक्ट्री जब भी लगती है तो फैक्ट्री के अंदर रिबन काटी जाती है ना, रिबन कैंची से, तो ये रिपन। तो जब भी फैक्ट्री लगेगी उसमें आ जाएगा लॉर्ड रिपन। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो इसी के टाइम पे पास हुआ था। किस लिए पास किया गया था? अच्छा, मैं उसके लेटन के बारे में मैंने बात नहीं करी, कर लूंगा 2 मिनट। जो लेबर की कंडीशन उनको इंप्रूव करने के लिए, साथ में जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी थी इसकी मायो की, वो इसको इसने कंटिन्यू करा। दे आफ्टर फर्स्ट रेगुलर सेंसेक्स इसी के टाइम पे कंडक्ट हुआ था। अच्छा, मुझे बताइए ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो फर्स्ट रेगुलर सेंसेक्स है, वहाँ सेंसेक्स था, ये रेगुलर बेसिस पे है। ये दोनों फर्क है, रेगुलर सेंसेक्स लॉर्ड रिपन, और जो फर्स्ट सेंसेक्स था वो लॉर्ड मायो। दे आफ्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस जो है लॉर्ड रिपन ने किया था। मतलब सोचो, देखो अभी तक कहीं भी सेल्फ गवर्नमेंट जो है, लोकल सेल्फ मतलब पंचायती को अपना सफिशिएंट काम करने की परमिशन इतना नहीं था, मतलब डिपेंडेंट थे। बट हाँ, थोड़ा फाइनेंशियल रिवोल्यूशन जो है कि थोड़ा बहुत पंचायत को भी, जो गाँव के अंदर है उनको भी थोड़ा पैसों के मतलब लिए डिपेंड ना होना पड़े। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट की लॉर्ड रिपन ने। तो फैक्ट्री के लिए रिबन काटा, साथ में सोचो दो गांव के लिए भी रिबन काट दिया इसने कि चलो तुम्हारे पास ये पैसा आ जाएगा। तो इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसके अलावा हंटर कमीशन इन्हीं के टाइम पर अपॉइंट किया गया था, जिसका काम क्या था, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। फेमिन कोड भी इसी के टाइम पे, क्योंकि फेमिन कोड क्यों आया था कि बहुत लगातार फेमिन आ रहे थे, तो कोई कोड था नहीं इनके पास, मतलब कुछ ही तरह का क्या, जब भी फेमिन आएगा तो क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं था। तो उसलिए फेमिन कोड बनाया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन इसी के टाइम पे डाली गई, और रिनीडेशन ऑफ द मैसूर, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो रेंडिशन ऑफ मैसूर मतलब प्रतिबाधा, मतलब वापस से शायद किंग्स को स्टेबलाइज कर दिया होगा, ये वही है। तो ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे। लॉर्ड रिपन आपने ये नहीं पढ़ा, पर लॉर्ड लिटन के बारे में क्या था कि रॉयल टाइटल्स ऑफ एक्ट ऑफ 1876 पास कर दिया था। उसके तहत जो बुढ़िया है क्वीन विक्टोरिया, उसको खुद अज्यूम कर ले टाइटल केसर हिंद, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है कि रॉयल टाइटल जो है ये लिटन के टाइम पे ही है, 1876 में पास होता है, और जो क्वीन विक्टोरिया है वो खुद को टाइटल दे रही है केसर हिंद। साथ में दिल्ली दरबार इसी के टाइम पे ऑर्गेनाइज होता है। अब आपको पता है कि लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसीज के बारे में आपको बताया था, 21 साल से 19 साल एज कर दी गई थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था, आर्म्स एक्ट पास किया गया था, ठीक है, ये सब कुछ था। अच्छा, लॉर्ड रिपन ने, सॉरी, इनको हटा दिया था, माफ कीजिएगा मैंने बोल दिया, लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था, ये लगाए थे लॉर्ड लिटन ने। इन दोनों के बारे में मैंने बात की थी। वर्नाकुलर के अंदर वो ये कि कोई भी न्यूज़पेपर जो भी पब्लिश होगा लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश के अलावा, तो उसको सेंसरशिप लेनी पड़ेगी, मतलब पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। और आर्म्स एक्ट का मतलब ये था कोई भी इंडियन हथियार नहीं रख सकता। इंडियन सिविल सर्विस में एज 21 से 19 कर दी गई, मैक्सिमम एज है। साथ में सेकंड अफगान वॉर इसी के टाइम पे होती, लॉर्ड लिटन के टाइम पे। तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा, ये पॉइंट भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा। इवन आपको ये भी याद हो जाएगा, ये याद नहीं होगा, सेकंड अफगान वॉर। सिमिलरली जब मैं यहाँ ऊपर बात करूँ तो ऊपर आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। इसके अंदर ये एंग्लो भूटानीज वॉर आपको याद होंगे जॉन लॉरेंस के टाइम पे। तो इन पॉइंटों को अच्छे से याद करना जब पढ़ो तो, ये मिस जरूर करोगे आप, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन के बारे में मैंने पढ़ लिया पूरा। साथ में एक चीज और लॉर्ड लिटन के बारे में कि सीवियर फेमिन इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया। तो ये क्या करता है, एक फेमिन कमीशन अपॉइंट करता है अंडर द रिचर्ड स्ट्रेटजी। ये मैंने फेमिन जो था उसके अंदर बात कर ली, ये मैंने पहले बात कर लिया है। तो इसी पॉइंट को इंक्लूड किया गया, और लॉर्ड रिपन के बारे में मैंने आपको सारे पॉइंट बताई दिए। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लो और आराम से इसको जल्दी से लिटिन और रिपन दोनों को निपटाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये केसर हिंद जो टैग है ये बाद में महात्मा गांधी को भी मिला था, ठीक है। तो इनमें जो चेंज है ये है कि ये जो सेंसेक्स है, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो रेगुलर रेगुलर का मतलब है पॉपुलेशन से रिगार्डिंग, और ऊपर जो सेंसेक्स था ये स्टैटिकल, ये वाला, ये स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था, स्टैटिक से रिगार्डिंग। तो ये दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, 3 को खत्म करते हैं, इसमें 4 हो जाएंगे क्या, लॉर्ड कर्जन तो बड़ा है। 3 को खत्म करते हैं, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडोन और लॉर्ड इलिंग टू। इलिंग फर्स्ट पहले आ चुका है, इलिंग टू है ना। इलिंग फर्स्ट कहाँ पे था, उसके बारे में क्या पॉइंट थे?
ज्यादा पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि इसके टाइम पे इस बेचारे की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, तो उसको सर चार्ल्स नेपियर और डेनिसन जो है वो एज अ एक्टिंग वॉइसरॉय की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लेंसडून, लॉर्ड इलिंगटन, देखिए क्या है इनके बारे में। तो सबसे पहले 1884 से 85 तक, और आप जानते हो 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेबलाइज होता है, तो वो है, तो इसको कुछ खास नहीं था, वैसे पता चल जाएगा। साथ में एक गार्डन टी पार्टी होती है कलकत्ता में, वॉज अटेंडेड बाय द डेलीगेट्स ऑफ द कांग्रेस गिवन बाय डफरिंग, वो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो ये आ सकता है कि कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने बोला? डफर ने। इस डफर को कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी लगती थी, बताइए। फिर थर्ड एंग्लो जो वर्मा वार है उसी के टाइम पे होती है, वर्मा का कंप्लीटली अनेक्सेशन हो जाता है डफर के टाइम पे। तीसरा, फर्स्ट, ये कांग्रेस सेशन के बारे में कुछ नहीं है कि कांग्रेस सेशन हुआ था, पता ही हमने। फिर बंगाल टीनेंसी एक्ट पास हुआ 1875 के अंदर। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, 3 पॉइंट है यहाँ पे बस। फिर आते हैं लॉर्ड लांसडाउन के बारे में। तो फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891, ये फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट नहीं, फैक्ट्री एक्ट इससे पहले आ चुका, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रिपन के टाइम पे आया था, ये दूसरा है फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। साथ में सिविल सर्विस को इस बार, अभी तो सिविल सर्विस यूनियन मतलब एक सेंट्रल लेवल पे होता था, अब उसको तीन डिवाइड कर दिया, इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सर्विसेज। तो तीन पोर्शन में कैटेगराइज कर दिया सिविल सर्विस को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कैटेगराइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ 1892, जिसके बारे में मैंने पहले बात कर ली थी आपसे। इसके अलावा एक डूरंट कमीशन बनता है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बनता है। अभी फिलहाल पाकिस्तान बोल रहे हैं, बट उस समय पाकिस्तान नहीं था, उस समय इंडिया का पोर्शन था। तो इंडिया और अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान अलग हो चुका था, अफगानिस्तान अलग ही था ना दोस्त मोहम्मद के अंडर में, अफगानिस्तान कंट्रोल में आया कब, तो उनके बीच में बाउंड्री बनाने के लिए कमीशन स्टैब्लिश होता है, डूरंट कमीशन। इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको बोलता है रेड क्लिफ हो ना, और जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर उसको शायद मैकमोहन बोलते हैं ना, मैकमोहन। मैं सही हूँ, मैकमोहन ही बोलते हैं ना इंडिया और चाइना को। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर रेड क्लिफ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंट, और इंडिया एंड चाइना के बीच की मैकमोहन, ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इसके बाद बताइए कि 12 साल से कम की लड़की को आप शादी नहीं कर सकते, उसके प्रोविजन थे, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये तीन से छोटे छोटे से पॉइंट है यहाँ पे। लॉर्ड इलिंगटू के बारे में क्या है कि मुंडा प्राइज होती है यहाँ पे, बिरसा मुंडा वाली, ठीक है, जिसे उगलान उलुगान या ग्रेट टर्मिनल बोलते हैं, जिसको भाई यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछ चुकी है। इसके अलावा एक लाइल कमीशन बनता है फेमिन के रिगार्डिंग, ये भी हम बात कर चुके हैं फेमिन के अंदर। तो दो छोटे छोटे से। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि एसेसिनेशन ऑफ द टू ब्रिटिश ऑफिशियल बाय द चापेकर ब्रदर, वही कौन सा, तिलक की स्पीच के बाद शिवाजी फेस्टिवल में बोला कि शिवाजी ने जो अफजल को मारा था वो जस्टिफाई किया था, उसके बाद जो चापेकर ब्रदर है वो रैंड और एरेस्टर, उन दोनों को मार देते हैं, तो वो इसी के टाइम पे होता है, लॉर्ड इलिंगटू के टाइम पे। और जो ग्रेट फेमिन था 1896 वाला, जिसके बारे में मैंने बात की थी आपको अभी, वो भी इलिंगटू के टाइम पे आता है। तो ये तीनों गवर्नर जो वाइसरॉय के बारे में बता दिए। मेन मेन पॉइंट यहाँ, फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी मैं काम करता हूँ, जो फर्स्ट मेन मेन उन्हीं को रखता हूँ, बाकी फालतू उठा देते हैं, ठीक है। थर्ड एंग्लो वर्मा, ये 3 पॉइंट यहाँ पर है। और यहाँ बात करेंगे तो कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विस समझ जाओगे, कैटेगराइजेशन मतलब क्या है, डूरंट कमीशन बनती है, इसके बारे में बात होगी। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1991 कैटेगराइज सिविल सर्विस हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, और उसके बाद एज ऑफ कंसर्ट एक्ट आता है, ये मुंडा प्राइजिंग और लायल कमीशन, और साथ में ग्रेट फेमिन जो है, इसको तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और बाकी हम असेसिनेशन ही होगी, ठीक है। देख लो, रोक लो वीडियो और उसको यहीं याद कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो पहले लॉर्ड कर्जन अकेले को ढंग से पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसी के ऊपर इस साल क्वेश्चन आया हुआ है मेंस के अंदर, ठीक है। तो कर्जन के बारे में आता है, कर्जन का एडमिनिस्ट्रेशन आता, काफी कुछ था। तो कर्जन ने क्या किया, पुलिस कमीशन बनाया 1902 के अंदर अंडर द एंड्रू फ्रेजर, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिली कमीशन 1902, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सोशल रिफॉर्म, सोशल कल्चर रिफॉर्म के अंदर पीडीएफ के। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टेबलाइज किया, एग्रीकल्चर किसने स्टेबलाइज किया था, हमारे लॉर्ड मायो ने, एक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इसके अलावा बंगाल का पार्टीशन भाई साहब कर देते हैं। इसके अलावा कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया था 1899 के अंदर, जिसके अंदर टोटल जो मेंबर की जो तादाद कम कर दी जाती है। एंशियंट मोनूमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट पास होता है 1904 में, उसकी वजह से ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेबलाइज होता है, एएसआई। फेमिन कमीशन अपॉइंट होता है अंडर द मैकडोनल्ड, ठीक है। इंडियन, ये हम पहले बात कर चुके हैं। फिर इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट पास होता है 1899 में। इरिगेशन कमीशन बनता है अंडर दी मॉनक्रीफ एंड पूषा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज होते हैं 1903 के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो याद कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लगभग 50% ज्यादा तो मैं पहले ही सबके बारे में डिटेल से बात कर चुका हूँ, चाहे बंगाल का पार्टीशन है या कलकत्ता कॉर्पोरेशन के अंदर मेंबर्स को गिराना, बाकी जो पॉइंट है वो आपको लिख के याद कर लीजिए। अब आगे मॉडर्न इंडिया में आ चुके हैं, मतलब काफी हद तक एंट्री हो चुकी है हमारे गांधी जी के टाइम पे, थोड़ा बहुत और बचा है बस, फिर खत्म हो जाएगा जल्दी से।
अब आता है लॉर्ड मिंटो के ऊपर। लॉर्ड मिंटो दूसरे वाले, वो वाले मिंटो नहीं है जो रणजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी थी, वो लॉर्ड मिंटो अलग है, दूसरे वाला सेकंड है। तो इनके टाइम पे स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चालू थी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग जो बाद में जिन्ना जी की मेन थी, उसकी स्टेबलाइजमेंट किसने किया था? आगा खान ने 1906 के अंदर ढाका के अंदर। सूरत स्प्लिट इन्हीं के टाइम पे होता है। साथ में इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म बोलता है, अब तो आपको मजा आ रहा होगा, ऐसा ही तो सब सुना 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 लग रहा है। हाँ, तो ये इन्हीं के टाइम होता है। एक और होता है न्यूज़पेपर एक्ट 1902 के बारे में बात कर लिया मैंने। इंसाइटमेंट वाला, जो इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट वाला, ये वही इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। ठीक है, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो ये इसी टाइम पे 1908 पता ही होगा। फिर एक होता है मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेसी, ये भी मैं बता चुका आपको, जहाँ पे जो जज है जेम्स फोर्ड, किंग्सफोर्ड, इनको मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की जो है वो बम फेंकते हैं। अटेम्प्ट कोशिश किया थी, बट 2 औरतें मर जाती हैं ना। तो ये मुजफ्फरनगर, तो ये है लॉर्ड मिंटो से जुड़े हुए छोटे से 3 से 4 पॉइंट। मुझे पता आपको याद हो गए होंगे, बट फिर भी मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से याद कर लो वीडियो पॉज करके। ओके, अब आता है नेक्स्ट लॉर्ड। अच्छा, ये दोबारा से हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग सेकंड कौन से वाले? फर्स्ट कहाँ पे आए थे? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे आए थे। ठीक है, तो ये हार्डिंग सेकंड है, इन सेम सेम नाम वाले आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके टाइम पे क्या हुआ कि जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसको वापस से रिपीट किया जाए, दोबारा से मतलब बंगाल को बनाया, लेकिन बिहार और उड़ीसा उससे अलग कर देते हैं। तो बंगाल को तोड़ा था वो तो चलो ठीक है, उसको एनुलेटमेंट का मतलब वापस से कर दिया था वो दिल्ली जो दरबार के अंदर, लेकिन ये जो है बिहार उड़ीसा वो सेपरेट कर दिया था बंगाल से। प्लस कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली आए थे, इंपॉर्टेंट, आज हमारी कैपिटल दिल्ली है, बट वो कब आई, किसके टाइम पे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे। दरबार दिल्ली का बताइए इसके बारे में, जहाँ पे किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी इनका कोरोनेशन होता है, तो ताज पहनाया जाता है दिल्ली दरबार के अंदर ही। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल फॉर्म कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होता है 28 जुलाई 1914 को 1914 में। महात्मा गांधी इंडिया आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा हिंदू महासभा की स्टेबलाइजमेंट होता है, कौन करता है? मदन मोहन मालवीय। तो हमें यहाँ क्या याद रखना है, वैसे तो सारे पॉइंट आपको पता है इस ड्यूरेशन के। एक पॉइंट ये कि दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल इनके टाइम पे गया। दूसरा, बंगाल का पार्टीशन हुआ, बट बिहार और उड़ीसा को अलग कर देगा। अभी तक बंगाल का मतलब होता था बंगाल बिहार उड़ीसा, इस बार बिहार उड़ीसा बिल्कुल अलग कर दिए। और हिंदू महासभा की स्टेबलाइजेशन किसने किया? मदन मोहन मालवीय। तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस डेट को स्टार्ट हुई? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई 1914। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 पॉइंट है। एक और ले लेते हैं लॉर्ड, अच्छा ज्यादा बड़ा, पहले ये देख लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके इसके बाद खोलें 2 मिनट के अंदर। अब लॉर्ड चैम्सफोर्ड, अब ये वही भाई साहब है मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड वाले। तो देखो इनके टाइम पे काफी सारी चीजें हुई है। एक तो तिलक भाई साहब की डेथ हो जाती है, ठीक है, 1920 के अंदर। ये तो खैर इतना खास है नहीं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट होती है। उससे पहले खिलाफत कमेटी फॉर्म होती है, जिसमें अली ब्रदर वगैरह पूरा देख लिया था पूरा। हंटर कमीशन थी, हंटर कमीशन दोबारा, ये हंटर कमीशन वो वाला नहीं जो उस टाइम फॉर्म हुआ था, वो एजुकेशन के लिए था। ये हंटर कमीशन कौन सा? ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड टाइम पर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के ऊपर है। रोलेट एक्ट हो गया। सैडलर कमीशन है एजुकेशन रिफॉर्म से बारे में, ये बढ़ लिया हमने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्टेबलाइजमेंट होता है, एस एन बनर्जी वगैरह करते हैं। अच्छा, वुमेन यूनिवर्सिटी फाउंड होती है पूना के अंदर। साथ में लखनऊ पैक्ट हो गया, होम रूल लीग है एनिफिसेंट वाली, और मोन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। इस तरह से ये हो गया। इसके अलावा एक और चीज है, एसपी सिन्हा को बिहार का गवर्नर बनाया था, और ये पहले गवर्नर है, पहले इंडियन है जिनको गवर्नर बनाया गया। अभी तक किसी भी इंडियन को गवर्नर नहीं बनाया। काफी इंपॉर्टेंट है कि एसपी सिन्हा को बिहार का गवर्नर बनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट में थे, 99% पॉइंट तो हमको पहले ही पता थे। कुछ एक दो चीजें, खेड़ा आंदोलन, ये सब तो पता ही है पूरा गांधी जी वाला। ठीक है, बट जो आपको फिर भी मैं बता दूं कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक तो ये तो है ही है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे, ये इंडियन लिबरल फेडरेशन, एस एन बिखर, ये वाला, ये क्योंकि ये वो पॉइंट है जो हम भूल सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो यहाँ आ सकता है याद रखने के लिए, वो ऐसा था कि वुमेन यूनिवर्सिटी पूना में बनी थी 1916 में था। तो 2-3 पॉइंट है, ज्यादा कुछ खास है नहीं, बट फिर भी 2 मिनट लो और इसको याद कर लो। इससे पहले जो हंटर कमीशन आया था वो आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए। ये जो है, ये कब आया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे। किसके रिगार्डिंग? जलियांवाला मैसेकर से जुड़ा हुआ। तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी क्लियरली लिख देना, जहां पे आप ये पॉइंट लिख रहे हो उसके बगल में, कि इससे पहला वाला हंटर कमीशन किसके लिए आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए। तो इसी के बगल में लिख दो, यहीं पे ही, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। चैम्बर प्रिंसेस वही है कि जो डिफरेंट जो प्रिंसिपल स्टेट थी, उनके सारे जैसे ना लोकसभा राज्यसभा उसी तरह से। तो चैम्बर प्रिंसेस होता है, कोई भी इनके बारे में जो भी रिफॉर्म वगैरह करना हो, डायरेक्टली इनसे बात कर, प्रिंसेस से। कोई नेता वेता की जरूरत नहीं है प्रिंसेस के साथ डायरेक्ट टॉकिंग के लिए, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गवर्नर पे आते हैं, वाइसरॉय पे। लॉर्ड रीडिंग। अब रीडिंग के टाइम पे क्या हुआ? ये तो चोरा चोरी इंसिडेंट है जो गोरखपुर में, ये बात कर चुका मैं इसके बारे में। और गांधी जी इसके साथ दुखी हो गए, क्या करते हैं? विड्रॉन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब इसी की वजह से नहीं, हाँ, बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है विड्रॉ, के काफी सारे रीजन थे।
एक तो मपीला रिवोल्ट जो उस समय हो रहा था वो, फिर दूसरा खिलाफत जो मेन मोटिव था वही खत्म हो गया, ठीक है। उसके अलावा रोलेट एक्ट जो है वो रिपील हो जाता है, वापस ले जाता है। प्रेस एक्ट ऑफ 1910 जो था वो भी वापस ले जाता है। इस रूल पता है हमने आपको आज प्रेस एक्ट के अंदर किस तरह से प्रेस एक्ट वापस ले लिया जाता है इस टाइम पे, कमेटी बनती है उसके अंदर। मोपिला रिविलियन के बारे में बता दिया मैंने, कहाँ होता है, जगह केरला। फिर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनती है, जिसको स्वराज पार्टी बोलते हैं, जो कौन बनाता है, सी आर दास और नेहरू गुस्सा हो गए, बताया था मैंने आपको, अलग होकर बना लेते हैं। इसके अलावा होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, एक इंग्लैंड में भी होगा, इंडिया में अलग अलग एग्जाम हो गए साइमल्टेनियस। पहले क्या होता है, एग्जाम देने में इंग्लैंड जाना पड़ता था, फिर 1923 से चीज यहाँ पे आ गई। इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिकन अमेरिकन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो बनी वो कानपुर के अंदर होती है, जो कौन बनाता है, रिवोल्यूशनरीज, वही लड़ाकू किस्म के जो लोग थे। इस सीपीआई की फाउंडेशन होती है एम एन रॉय के 1925 के अंदर, कानपुर में स्टेबलाइज करता है। मेन फाउंडिंग तो 1920 के अंदर ताशकंद में होती है, पर बाद में इंडिया में कानपुर से स्टार्ट होता है। काकोरी ट्रेन रॉबरी के बारे में पढ़ रखा हमने। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहता है हमेशा से, आरएसएस, ठीक है। अभी तो फिलहाल आरएसएस तो मतलब इंडिया के अंदर आरएसएस मतलब मेन चीज ही आरएसएस है, सब कुछ आरएसएस है। जो आरएसएस है, मुझे इसलिए पता, मेरा कॉलेज था उदयपुर गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसके अंदर मतलब जब तक मेरा तब तक कुछ नहीं, मेरे पास होने के बाद जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है 2014 बाद, उसके 2-3 साल के बाद, तो 2014 के लगभग 2 या 3 साल जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद वहाँ आरएसएस की फाउंडेशन खुल गई, कॉलेज में शाखा बन गई। बच्चे जो है आरएसएस में जा रहे हैं, जो आरएसएस में जा रहा है उसको प्रैक्टिकल मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, जो नहीं जा रहा उसको मार्क्स नहीं मिल रहे, इस तरह की पता नहीं क्या चीज है, तो बट जो भी है फिलहाल तो ये, तो आरएसएस की फाउंडेशन 1925 में डली थी। स्वामी श्रद्धानंद जी है, उनकी उनको मर्डर कर दिया गया था इसी ड्यूरेशन लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। इसके अलावा रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हो गया। यंग हिल्टन कमीशन जो है करेंसी नोट्स के ऊपर बनती है, बाद में आरबीआई की फाउंडेशन भी होती है, बाद में, अभी नहीं। फिर ली कमीशन बनता है 1924 में पब्लिक सर्विसेज के लिए। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन है। रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर के लिए, यंग हिल्टन कमीशन करेंसी नोट्स के लिए, ली कमीशन पब्लिक से, 3 कमीशन तो यहाँ पे हो गए है ना, ये तीनों कमीशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद का मर्डर हो जाता है, आरएसएस की फाउंडेशन होती है, काकोरी ट्रेंस कॉर्पोरेसी, सीपीआई की फाउंडेशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो रिवोल्यूशनरी स्टेबलाइज करते हैं। फिर अलग अलग साइमल्टेनियसली इंडिया और इंग्लैंड के अंदर एग्जाम होंगे सिविल सर्विसेज के। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी फाउंडेशन, सी आर दास मोतीलाल नेहरू। मोपिला रिविलन रिबेलियन कहाँ होता है, केरला के अंदर। फिर रोलेट एक्ट और जो प्रेस एक्ट था 1910 का, इनको रिपील कर लिया जाता है, वापस लिया जाता है। चोरा चोरी इंसिडेंट गोरखपुर का होता है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी विद्रॉ कर लेते हैं। कहाँ पे विद्रॉ करते हैं, बरदोली के अंदर, 12 फरवरी 1920 के अंदर। ठीक है, जल्दी कर लो सबको याद, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लॉर्ड इरविन। अब लॉर्ड इरविन का कल हमने पढ़ा ही था, लॉर्ड इरविन के बारे में सारा। साइमन कमीशन हो गया था ना कल। तो यहाँ क्या होगा, लॉर्ड इरविन के टाइम में, एक तो साइमन कमीशन तो है ही है, साइमन कमीशन से जुड़े सारे पॉइंट आपको पता ही है। 1929 के अंदर लाहौर सेशन होता है, जिसके अंदर पूर्ण स्वराज, 26 जनवरी के इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, वो सब कुछ हुआ था। और कब तक रहेंगे, 1931 तक रहेंगे। सो जो 31 वाला है वो समय तक से निकल लेंगे यहाँ तक। इसके अलावा ऑल इंडियन इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है उसका नाम मुझे बता जरा कमेंट के अंदर, मैंने कल बताया था आपको, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जो बने थे, नाम बताओ कमेंट में कौन थे। अच्छा, इरविन को एक और नाम बोलते हैं, क्रिश्चियन वॉइसरॉय, मिशनरी के रिगार्डिंग है। तो इरविन का एक दूसरा नाम भी क्रिश्चियन वॉइसरॉय, ध्यान रखना, अभी तक कहीं भी नहीं आया ऐसा। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का स्टेबलाइजमेंट होता है 1928 के अंदर। ये आपको तो 1928 का जो सेशन होता है कलकत्ता सेशन, उसके बाद ये फाइनलाइज किया जाता है। कलकत्ता में था सेशन, हाँ शायद। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आती है 1928 के अंदर। रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन वर्कर 1929 में, ये कुछ पॉइंट है। इसके अलावा दीपावली डिक्लेरेशन करता है लॉर्ड इरविन 1920। दीपावली डिक्लेरेशन क्या है, पढ़ लेना आप गूगल से आराम से इसके बारे में। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन मैंने बताया 1929 के लाहौर सेशन में, जवाहरलाल नेहरू, उसी में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको कांग्रेस बाइकआउट करती है। 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। दांडी मार्च गांधी जी 12 मार्च को अनाउंस करते हैं। साथ में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च कर देते हैं। शारदा एक्ट 1929 में आता है, जिसको मतलब हर्ष विलास शारदा, जिसमें गर्ल्स के लिए 14 और बॉयज के लिए 18 एज फिक्स कर दी जाती है। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है, मैं बाकी सारे एक साथ बता देता हूँ, आप पीडीएफ से देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, तो मैं पूरे पढ़ा देता हूँ। फिर लॉर्ड आता है विलिंगडन। इनके बारे में क्या कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जो फेलियर हो जाती है, उसके अंदर आपको पता है कि गांधी जी जाते हैं लंदन के अंदर। फिर कम्युनल अवार्ड जो रेमस के मैकडोनल्ड अनाउंस करता है, इसके साथ में गांधी जी फास्ट अनटू डेथ, वही पूना पैक्ट भीमराव अम्बेडकर के साथ में। इसके अलावा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अनाउंस होती है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है इसी ड्यूरेशन में। दे आफ्टर ऑल इंडिया किसान सभा बनती है 1936 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण स्टेबलाइज करते हैं। इसके अलावा बर्मा इंडिया से सेपरेट होता है, वर्मा पहले इंडिया का पार्ट था, 1935 में उसको अलग कर दिया जाता है। अगर नहीं होता तो आज वर्मा म्यांमार जो है इंडिया में होता। इसके बाद है लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है, 1936 से लेकर 43 तक है। अब इसमें 1939 तक का तो हमने पढ़ा हुआ है। इसके आगे ये वाला और ये जो 3 है, इनके बारे में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, बट मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, कल की क्लास में हमारा कवर हो जाएगा।
तो लॉर्ड इनके बारे में क्या है कि पहला जनरल इलेक्शन जो है इनके टाइम पे होता है, अभी तक इलेक्शन नहीं होता, फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन पूरे इंडिया को कवर कर लेता है वो 1936 और 7 के बीच में होता है, इन्हीं के टाइम पे। इसके अलावा जो डिलीवरेंस डे है मुस्लिम लीग का, वो अनाउंस कर देता है मुस्लिम लीग इसी टाइम पे, वही पार्टीशन को रिगार्डिंग। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म कर देता है खुद का। लाहौर रेजोल्यूशन होता है जिसमें मुस्लिम लीग बोलती है कि अब हमको सेपरेट स्टेट चाहिए, पाकिस्तान चाहिए मुसलमानों के लिए। अगस्त ऑफर मिलता है, उसको जो वॉइस अनाउंस करते हैं ये क्या है हम पढ़ेंगे अभी। इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च हो जाता है, ये भी सब पढ़ने वाला है अभी, बट ऊपर ऊपर हेडिंग हेडिंग जाना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं तो ज्यादा डिटेल में आपको पता चलेगा नहीं, इसलिए अभी इन सबको मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। कल जब आप मेरा पूरा पढ़ लो उसके बाद एक बार दोबारा इसको वीडियो को देख लेना या पीडीएफ देख के फिर इनको आप अच्छे से लिख लेना। क्रिस का प्रपोजल आता है, क्रिस प्रपोजल, बट वो रिजेक्ट होता है, कांग्रेस को रिजेक्ट कर देती है। देर आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। डिवाइड एंड क्विट स्लोगन जो है कराची सेशन में मुस्लिम लीग अनाउंस कर देते हैं कि अलग करो और छोड़ो सब कहानी। उसके बाद लॉर्ड वेवल के टाइम में क्या था, सीआर फॉर्मूला आता है, और शिमला कॉन्फ्रेंस हो जाती है, वेवल प्लान होता है वो फेल होता है, आईएनए की ट्रायल स्टार्ट होती है, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी स्टार्ट हो जाती है, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सब काफी कुछ आ रहा है इस ड्यूरेशन में, क्योंकि अब खत्म होने वाला है पूरा ब्रिटिश का शासन ऐसे। फिर डायरेक्ट एक्शन डे है जिसको 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ऑब्जर्व करता है, उस दिन वो पूरी तरह से अलग होने की डिमांड कर देते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया बाय द क्लेमेंट एटली, इस डेट को अनाउंस कर देता है कि अब हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट जो है वॉइसरॉय है और इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी है फ्री इंडिया के लिए, बताता हूँ कैसे। इनमें ये बोला गया था, माउंटबेटन प्लान लेके आए थे, इन्होंने बोला था कि आप इंडिया और पाकिस्तान के अलग अलग गवर्नर जनरल अपॉइंट कर सकते हो और चाहो तो कॉमन भी रख सकते हो। तो माउंटबेटन का प्लान ये था कि किसी तरह इंडिया पाकिस्तान में मैं ही बन जाऊँ, बट इंडिया वालों ने तो बना दिया इसको, चलो एक काम करो आप ही हमारे गवर्नर जनरल, फ्री इंडिया के आजाद होने के बाद। पाकिस्तान ने नहीं बनाया क्योंकि जिन्ना बोला मैं बनूंगा, तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जिन्ना बना, इसलिए बन नहीं पाया। तो लास्ट वॉइस रॉय है इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया की तरफ जो इंडिया में था, और इंडिया फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी है, पहले पहले और अकेले, इसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं, इसके बाद काम गवर्नर जनरल की पिक्चर ही खत्म आती है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिजाइन पूरा हुआ नहीं था, अब बताओ 26 जनवरी 1950 को पूरा होता है, तो टाइम लगेगा 95 तब तक ये गवर्नर जनरल के तक मतलब पूरे इंडिया को प्रोसेस देखने की, कोई चीज किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं ना, तो कैसे चलाएंगे, फिर गवर्नर जनरल पूरा हैंडल करेंगे तब तक, कोई पावर में कौन प्रेसिडेंट कौन प्राइम मिनिस्टर कुछ है ही नहीं। इनके बारे में वही माउंटबेटन प्लान आएगा, 2 बाउंड्री कमीशन बनेगी सर रेडक्लिफ के अंडर में, जो बंगाल और पंजाब मतलब ईस्ट में और वेस्ट में इंडिया का, मतलब एक तरफ बांग्लादेश एक तरफ पाकिस्तान, तो दोनों तरफ बाउंड्री कमीशन के लिए रेडक्लिफ के अंडर बनेगी। इंडिया 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा। और लास्ट आएगा सी राजगोपालाचार्य। ये क्या है, ये ओनली इंडियन गवर्नर जनरल है और लास्ट गवर्नर फ्री इंडिया, मतलब इनके बाद जब ये मेडक्लिफ चले जाते हैं, तो मेडक्लिफ के बाद एक गवर्नर जनरल और बन जाते हैं, वो है कौन, सी राज, कोई इससे 1 साल तक रहते हैं, बट आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल के बाद बनेगा 50 में, तो उन 2 साल के लिए फिर इंडियंस को बना दिया जाता है, सी राजगोपालाचार्य को। और इनके बाद गवर्नर जनरल की कोई क्लोज कोई पिक्चर रहेगी नहीं, खत्म कहानी, और सीधे कौन आते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से ये पूरा है गवर्नर जनरल का चैप्टर। मैंने थोड़ा सा लास्ट वाले 3-4 थोड़ा जल्दी बता दिए क्योंकि ये हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसलिए। बाकी यूट्यूब वाले देख रहे हो तो आप आगे पीछे करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरह क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन तो ये रहा आपके सामने, तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा अभी 2 मिनट पहले वो जो न्यूज़पेपर वाले में एक ये भी इस साल 2020 में क्वेश्चन आया है, आंसर दो इसका। 20 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, इसका आंसर दो, बताइए कि आप इसका आंसर दे सकते हैं क्या, इस काबिल है कि इतना पढ़ने के बाद इसका आंसर दे पाए। दोनों क्वेश्चन यूपीएससी के हैं इस साल 2020 के, और मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवा के दिखा रहा हूँ। सबका सही बिल्कुल 100%। ये रेडी, क्योंकि उसका क्यों बनाया था, ताकि जो सिविल सर्वेंट को उर्दू और हिंदी के अंदर टीचिंग दी जा सके यहाँ पे। ठीक है, तो ये था डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दो। हालांकि पहले हम बात कर चुके हैं, बट फिर भी दोबारा बोलो। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब। कौन सा सही है, बताओ। बिल्कुल, हम बात कर चुके हैं, ये भाई सरोजिनी नायडू नहीं थी, कौन सी थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, कौन सी थी, एनी बेसेंट, ये नहीं थी, ये तो इंडियन थी, तो ये बाद में बनेगी, तो ये नहीं थी, हाँ ये तो गलत है, और ये ठीक है। मुस्लिम तो बदरुद्दीन तैयब जी सेकंड वाले बन जाते हैं, तो ये तो जो थर्ड जो होती है कांग्रेस सेशन उसके अंदर, सेकंड में तो दादा भाई नौरोजी आते हैं, फर्स्ट के अंदर डब्ल्यू सी बैनर्जी और तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी, जो 87 में होता है जो। ठीक है, तो ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, who among the following governor general created the convenient civil services which later become the Indian civil service? तो सिविल सर्विसेज के कौन किसने स्टार्ट किया इंडिया के अंदर, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज पता ही आपको, सबको पता ही होगा कौन है, 100% बिल्कुल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलो ये बताइए, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब हुआ था, कहाँ हुआ था इंडियन नेशनल 1885 के अंदर पहला सेशन। पूना में प्लान था, बट पूना में आपको पता प्लेग आ गया, तो पूना में फिर प्लेग की वजह से वो सेशन कहाँ शिफ्ट हो जाता है,
कहाँ से मिला था? बिल्कुल सही, सबका बिल्कुल सही है, बॉम्बे, बी। चलो इस क्वेश्चन जवाब दो। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट of restricting the working hours of women and children and authorizing local government to make necessary rule was adopted during, तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके टाइम पे आया था? ये चार ऑप्शन आंसर बताओ, ए बी सी डी। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 8 का, बिल्कुल, रिबन, रिबन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट, यही इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दो। मतलब आप समझ गए क्योंकि टाइम होने वाला है। देखिए, बिल्कुल ठीक है, ये तो था ही नहीं, आपको पता कौन है, वॉरेन हास्टिंग था, और यहाँ पे जो है ये भी बात बिल्कुल ठीक है। दोस्त इस तरह से आप देखो और भी क्वेश्चन देख लो, इसमें बहुत सिंपल सिंपल देंगे, चोरा चोरी हो गया, मिंटो मॉडली, डांडी मार्च, मोंटेगू चैम्सो, तो रिफॉर्म कब आया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। इसके बाद ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट कलकत्ता, गलत है, बॉम्बे में हुआ था। द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल ठीक है। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग हेल्ड सेशन एट लखनऊ 1919 एंड कंक्लूड लखनऊ, पर ये भी ठीक है। तो 2 और 3 ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। इसमें आपको बस ये बताना कौन सा पहले होता था, चोर चोरी, मॉडले मिंटो, डांडी मार्च और मोंटेगू। तो आपको पता है मॉडले मिंटो ये तो 1909 में आया था, ठीक है। डांडी मार्च कब हुआ था? सिमिलरली मोंटेगू चैम्सो ये 1919 में हुआ था। डांडी मार्च कब हुआ था? डांडी मार्च हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए, तो ये 1930 के आसपास होगा। फिर चोरा चोरी इंसिडेंट्स कब होगा? चोर चोरी याद करो। बस आपने अगर ये चोरा चोरी वाला टाइम बता दिया तो आप आराम से इन तीन का ऑर्डर समझ में आ गया आपको कि इसमें सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा मोंटेगू 4 और उसके बाद आएगा 3। तो 2 4 3 तो ठीक है, 2 4 3। अभी एक का ऑर्डर देख लो, एक कब हुआ? अगर तुम आप ऑप्शन से भी मैच करोगे तो भी आप, मुझे लगता है एक को चेक करने की जरूरत नहीं है, बी हो गया सीधा। अगर आप चेक नहीं भी करोगे तो भी 2 4 3 तो केवल यही नजर आ रहा है। तो 3 जो है ऑटोमेटिकली डांडी मार्च से, चोरा चोरी जो है ऑटोमेटिक डांडी मार्च से पहले आ गया। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर क्वेश्चन में देखो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। अब इनमें पूछा हुआ है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर, कि कौन कितने लंबे टाइम तक रहा। ये नहीं कौन पहला आया, टाइम टाइम वाइज। तो ड्यूरेशन वाइज कौन कितने लंबे टाइम तक रहा, तो उसके हिसाब से आ गया। सिमिलरली यहाँ पे गए, द गवर्नर वो अलाउड फॉरवर्ड पॉलिसी टू वार्ड अफगानिस्तान। इसके बाद आएगा एट ए टाइम मैंने एम्पायर, वो पूछा कि जब उस समय नेपोलियन अटैक कर रहा था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है कि उस समय कौन है गवर्नर चलता है। ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सब ठीक है। स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, बाकी आप ट्राई करो तो आराम से हो जाएगा। इनके ऑप्शन यहाँ पे पीछे लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आज के लिए सफिशिएंट है। और कल की क्लास में मैं मॉडल को पूरी तरह फिनिश कर दूंगा, 1939 से लेके माउंट बेटन प्लान तक, मतलब क्रिस मिशन, कैबिनेट मिशन में दिखाता हूँ। पीडीएफ पूरा बनाया हुआ है मैंने। लास्ट चैप्टर है ना, ये रहा, ये देख लो एक बार हमें क्या पढ़ना है कल। मैंने क्वेश्चन भी लगा दिए साथ में पूरा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो CWC मीटिंग वर्धा वाली पढ़ेंगे, उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर सेशन वाला, अगस्त ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिस मिशन, उसके जो भी जुड़े हुए क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा। देर आफ्टर हमारे पास आएगा राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आएगा देसाई लियाकत पैक्ट आएगा, विवल प्लान आएगा। देन इंडियन इंडियन नेशनल आर्मी, INA, सुभाष चंद्र बोस वाली। और 3 अपसर्जेस इन द विंटर सेशन, जो INA की, जो इंडियन नेशनल जो नेवी वाली जो म्यूटनी होती है उसके बारे में आएगा। डे आफ्टर कैबिनेट मिशन प्लान, उसके बाद प्लान बाल्कन, माउंटबेटन प्लान, एंड फाइनली इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कल पढ़ेंगे, कल आराम से पूरा कवर हो जाएगा और पूरी मॉडर्न कल फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल क्लास से स्टार्ट करते हैं।